सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सॉलिड स्टार। और आज के इस वीडियो के लिए आई होप कि तुम लोग भी उतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जितने कि मैं होंगी गाइस। और जिस मोमेंट पे लास्ट वीडियो एंड हुआ था भाई मजा ही आ गया था। तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस एक हफ्ता इतनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला यार। ऐसा लग रहा था कि मैंने कल ही तो सॉलिड स्टार का लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन किया था। और आज देखो जरा खुद से सवाल करो यार, वक्त कितनी जल्दी निकल जा रहा है। हम क्या प्रोग्रेस करें अपनी जिंदगी में? कुछ भी नहीं। बस इस सबको थोड़ा साइड करते हैं यार। कभी कभी मैं हो जाती हूँ जोन आउट, बट तुम्हें क्या यार, तुम्हें तो वीडियो से मतलब है ना। और क्या कमाल का आज का एपिसोड है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। सॉलिड स्टार मिस नहीं कर सकते। तो गाइस हुआ ये था कि बेसिकली जो अपना लू फेंग है वो यहाँ पर मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के साथ यहाँ पर एक काफी खास तरीके डायग्राम को प्रैक्टिस करने की सोच रहा था, और जो कि इसके लिए काफी बेहतरीन होने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, और जो कि भाई बहुत ही पावरफुल बीइंग्स थे। लेकिन यहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर भी आ चुका था, और यहाँ पे जो डेविल लॉर्ड था वो भी मौजूद था। और डिवाइन आई रेस के जो थर्ड और सिक्स्थ एल्डर थे वो लोग यहाँ पर ट्रेजर के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर भी बता देता है कि क्यों उसे द ह्यूज एक्स क्रिएटर कहा जाता है। यहाँ पे जो थर्ड ट्रू मास्टर स्टार और जो सिक्स्थ ट्रू मास्टर ग्रीन आई है ना, ये दोनों अपने डिवाइन आई रेस के सेवेंथ ट्रू मास्टर में से एक है, और जिनके पास जो ट्रू गॉड लेवल की स्ट्रेंथ है उन्हें आपस में कंबाइन करने के बाद वो लोग यहाँ पर एक माइटी जाइंट बीस्ट को समन करते हैं, जिसे कि इटर्नल ट्रू गॉड कहा जाता है। और बस ये बीस्ट ना अब पूरी तरीके से उत्तेजित हो चुका था, और यहाँ ह्यूज एक्स क्रिएटर और यहाँ पे जो गोल्डन ब्रिलियंट डेविल गॉड है इनके बैंड बजाने के लिए तैयार था। अब तुम में से बहुत से लोगों ने लास्ट वीडियो के कमेंट में पूछा था कि ये जो गोल्डन ब्रिलियंट डेविल गॉड है भाई इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं गाइस कि ये जो गोल्डन ब्रिलियंट डेविल गॉड है, जैसे कि द ब्रिलियंट गोल्डन चाइल्ड भी कहा जाता है, ये असल में जो डिमोनिक चाइल्ड है जिसे कि गोल्ड से बनाया गया है उसे रिजेंबल करता है। और ये असल में एक बहुत ही टॉप क्लास और जो पिनेकल रेस है ना, ड्रीम ईटर्स, उनमें से बिलोंग करता है। और बस आज के वीडियो की शुरुआत भी यही से होती है गाइस, जहाँ पे सबसे पहले हम इटर्नल ट्रू गॉड के इटर्नल ट्रू पावर्स को देख पाते हैं, जहाँ पे इसके जो इतने सारे सिर थे ना ये आपस में फ्यूज होते हुए दे वर लाइक शेपिंग टू ईच अदर। मतलब कि वो लोग है ना खुद को ऐसा शेप करते हुए एक और भी खतरनाक से बीस्ट का फॉर्म लेने लगता है। और शायद यही इसकी ट्रू इटर्नल पावर्स थी, जिनमें से हर एक चीज जैसे आपस में फ्यूज होती है तो ये एडवांस फॉर्म में आ चुकी थी। अब धीरे धीरे करके सब जब अपने आपस में ही फ्यूज हो चुके थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़े बीस्ट का फॉर्म अनलीश होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे इसका साइज जो था ना हर एक चीज के साथ एक्सपैंड करता जाता है और यहाँ पर यूनिवर्स के जितने भी आसपास के प्लैनेट्स जो भी चीजें थी उन्हें अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज कराते हुए अपनी बॉडी का ही हिस्सा बना लेती है। और तभी स्पेस को चीरते हुए एक खतरनाक सा क्लॉब बाहर आता है, और जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज था। यहाँ पे जैसे ही उस हाथ को देखता है ना, उस क्लॉ को देखता है, लू फेंग का गला सूख चुका था। वो यहाँ पर हैरानी के साथ एक टक उसे देखते हुए कहने लगता है कि ये तो वही है, द स्टार हैंड। और भाई ये जो स्टार हैंड था ना, ये जैसे ही स्पेस में ऐसे चला के मारता है तो इतना खतरनाक सा रिपल क्रिएट होता है कि वो पूरी जगह शैटर्ड हो जाती है। और ये नजारा इतना कूल लगता है ना एनिमेशन के साथ, कि जहाँ जहाँ वो अपने फिंगर्स को ऐसे गढ़ाते हुए ड्रैग करता है वहाँ क्रैक पड़ने लगते हैं, स्क्रैचेस के निशान दिखने लगते हैं। यार ये कह रहा भी शायद छोटा होगा, मैं ये कहूंगी कि वो ना वहाँ के स्पेस के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये देखते साथ ही ह्यूज एक्स क्रिएटर ना और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसके चेहरे पर एक डेविलिश सी स्माइल थी, क्योंकि यार लड़ने का मजा भी तब आता है जब तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो यहाँ पर अपने एक्स को टाइटली होल्ड करता है। इसी के साथ गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम उसका ये जो पिनाकल आर्केना है ना, इसकी पावर हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जैसे इसको थामता है ना तो भाई इसका एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा फैंटम इससे काफी करोड़ों किलोमीटर दूर जैसे क्रिएट होता है। सारे के सारे फैंटम्स आपस में फ्यूज होते साथ ही एक साथ पावर को अनलीश करते हैं, और ह्यूज एक्स क्रिएटर अपनी मैसिव सी बॉडी के साथ चला के सीधा इसको मारता है। तब तक ये जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो भी आगे बढ़ चुका था, जिसके बाद ह्यूज एक्स क्रिएटर चिल्लाते हुए कहता है 13th, और फिर ये एक्स सीधा उस बीस्ट से टकराता है। यहाँ पे दोनों का एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि वहाँ के आसपास का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। यार आई डोंट नो कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की फाइट थी, जहाँ पर दो टॉप रेसेस के जो लोग है ना वो आपस में भिड़ चुके थे। और यहाँ जो जितने भी आसपास की सराउंडिंग्स के जितना एरिया था ना, आई डोंट नो कि कितने लाइट ईयर्स की जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई होगी, लेकिन भाई देखने में बड़ा मजा आ जाता है। और जहाँ जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ बस इम्पैक्ट से ही हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब यहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड ये जो बीस्ट था ये कमजोर पड़ने लगता है, जैसे देखते साथ ही जो थर्ड ट्रू मास्टर और जो सिक्स्थ ट्रू मास्टर है इनको भी पता चल चुका था कि अगर ये कोलैप्स कर गया तो हमें कोई नहीं बचा सकता। दोनों आगे बढ़ते अपने हाथ से इसे बैकअप देते हुए उसके हाथ को कंट्रोल करने लगते हैं, और यहाँ पर फोर्सफुली उसके एक्स को सबसे पहले पीछे ढकेलते हैं उस अटैक को, और जिसके बाद वो वापस से स्पेस में ऐसे अपने फिंगर्स को फेरते हुए ना एक बवंडर टाइप का बना देते हैं स्पेटियल क्रैक्स का। अरे ये गलत है, इतना छेड़छाड़ कौन करता है। मैं बता रही एनिमेशन की मैं दाद दे रही हूँ कि किस लेवल के इन लोगों ने एनिमेशन की है, मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अनलेस कि तुम इसे खुद ना देखो। यार क्या कमाल का अटैक है। अब यहाँ पे ये जो अटैक इन्होंने प्रिपेयर किया था उससे ह्यूज एक्स क्रिएटर को कुछ कदम पीछे तो धकेल देते हैं, आई मीन उसके अटैक को, लेकिन यहाँ पे ये जानते हैं कि इससे
भी ज्यादा ये कुछ कर सकता है, पर उसे प्रोवोक करते हुए वो कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम था। बट सडनली इनकी बोलती बंद हो जाती है जैसे ये ऊपर मुंह उठाते हैं और देख पाते हैं कि यहाँ पर ह्यूज एक्स क्रिएटर ने एक बहुत बड़ा सा व्हील बना दिया था अपने उस टॉप ग्रेड के अर्केना का, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा व्हील इनकी तरफ बढ़ रहा था वो एक्स का। जिसके बाद यहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर चिल्लाते हुए कहता है 14th, और यहाँ पे ये जो पूरा व्हील जैसा ये अटैक प्रिपेयर किया था ना, ये चलता है इनकी तरफ और आसपास की जितने भी चीजें है ना उनको समेटते हुए चलता है। अब यहाँ पे वो जायंट से कुल्हाड़े को चला के मारता है जो कि सीधा जाकर इस जो ट्रू इटर्नल बीस्ट है इससे टकराता है। यहाँ पर बीस्ट की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं ह्यूज एक्स क्रिएटर, और सीधा वो वहाँ स्पेस को फाड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है। जिस लॉर्ड इस डायमेंशन के साथ ये छेड़छाड़ कर रहा था उन तक को भी ये फाड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है, विच मीन्स कि यहाँ पे ये जो टॉप ग्रेड का अर्केना है ना इतना ज्यादा केपेबल है कि स्पेस एंड लॉस तक को भी बहुत इजीली डिफाइन कर सकता है। इवन कि यहाँ पर इन दोनों ने दो ट्रू मास्टर्स ने अपनी पूरी पावर को कंबाइन करते हुए इस बीस्ट को यहाँ समन किया था, और आज इसकी हालत देखो। लेकिन यहाँ पर जो जायंट से फैंटम के जरिए से अटैक किया गया था वो जो एक्स था, वो जो ब्लेड था, वो तो अभी भी इन दोनों मास्टर्स की ओर चल चुका था, और पीछे पीछे यहाँ पे इनका ये बीस्ट भी इन्हीं की ओर बढ़ रहा था। अभी ह्यूज एक्स क्रिएटर की वो जो वॉइस थी ना 14th जो उसने बोला था वो यहाँ तक इन्हें सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर इनके जो आसपास के स्पेस था उस तक को शैटर्ड करके आ चुका था। और ये आवाज सुन के इवन के मास्टर माउंटेन सिटी गेस्ट वो तक अपनी जगह को छोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि उसने इसे टच कर लिया, उसने कर दिखाया। बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी, उसका खून दिख रहा था, यहाँ पे पर्पल कलर का ब्लड चारों ओर फैल चुका था, और यहाँ पे दोनों मास्टर की शक्ल देखने लायक थी। लेकिन यहाँ पे मास्टर और बाकी सब लोग तो उस फैंटम को देख रहे थे, उस जायंट से फैंटम को जो कि किसी दूसरे वर्ल्ड से जैसे यहाँ पे आ रही हो। यार बता रही हो इतना सेटिस्फैक्शन फाइट मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन था अब तक का। तभी यहाँ पे लुओ फेंग देख कर कहने लगता है कि ये क्या है, ये ह्यूज एक्स का फैंटम, ऐसा लग रहा है कि ये किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहा हो। तभी यहाँ पे वो दोनों ट्रू मास्टर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और तभी वो यहाँ पर अपने बीस्ट को वापस से चार्ज अप करते हुए कहने लगते हैं कि आगे बढ़े, इसका खेल खत्म कर दो। अब तभी उस बीस्ट को जैसे ये लोग थोड़ा सा पावर प्रोवाइड कराते हैं ना, वो वापस से अपने आप को हील करते हुए तेजी से उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये इनका डिफेंस और अटैक दोनों है, तो यहाँ पर बेचारे बीस्ट को ही आगे जाना पड़ता है। जो ब्रिलियंट गोल्ड चाइल्ड है ना वो भी ये नजारा देखकर हैरान था, वो तो सोच ही रहा था कि यार मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ी, इन लोगों ने पहले ही निपटा लिया सब कुछ। लेकिन जब दोनों आपस में क्लैश करने के लिए बहुत करीब थे तभी यहाँ पर वो जो बीस्ट था वो अपने पैरों को आगे कर देता है, और सबसे पहले इस ब्लेड को यानी कि ये जो जायंट ऑफ फैंटम है ना इसको अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। पूरे दोनों मास्टर्स अपनी जी जान लगाते हुए कहते हैं कि इसे तोड़ दो, ब्रेक कर दो। वो बीस्ट भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपने चारों डायमेंशन की पावर का भी यूज करता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उस स्पेस को जो इनके दोनों वर्ल्ड के बीच का जैसा गैप था ना उसको काटते हुए ये एक्स बाहर आता है, और भाई इसके दो टुकड़े करके इसके आर पार हो चुका था। यहाँ पे वो बीस्ट जैसे ही दो हिस्सों में स्प्लिट होता है ना ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी वो ये कि मास्टर माउंटेन सिटिंग घोस्ट भाई इनका रिएक्शन, वो कहने लगते हैं कि एंसेस्टर युआन उसका ह्यूज है, सच में ह्यूमैनिटी का जो पोटेंशियल है ना वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो बस एक टक यहाँ इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे, देख रहे थे एक टक, और फिर अंततः कह ही देते हैं कि जो पोटेंशियल है ह्यूमैनिटी का वो वाकई में बहुत खतरनाक है, इन्हें प्रोजेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तभी यहाँ पे वो फैंटम पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था, अपना काम करने के बाद वापस से वो जहाँ से आया था लौट चुका था। लेकिन यहाँ पे जो आफ्टर शॉक्स थे ना वो तभी लगने बाकी थे, और यहाँ पे जो दो ट्रू मास्टर्स थे ना उनके रिएक्शंस भी देखने लायक थे। वो खुद भी हैरान थे कि इतना खतरनाक अटैक कि एक इटर्नल ट्रू गॉड को भी उसका ऑन द स्पॉट डिकम्पोज कर दिया, कैसे। अब तभी दूसरे वाले बंदे को ना कुछ रियलाइज होता है, और वो कहने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो ह्यूज एक्स क्रिएटर है ये एक और एंसेस्टर युआन है। अब यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन को ना ह्यूज एक्स क्रिएटर सुन लेता है, और वो दूर से कहने लगता है कि हाँ, और तुम्हारे जैसे डिवाइन आई रेस के ये जो कीड़े हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपने दम पर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा ख्याल है। तभी यहाँ पे भाई उनका फुल किलिंग इंटेंट जागता है, और वो कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्सटर्मिनेशन किसे कहते हैं, और हमें वाइप आउट करने का ये जो ख्याल है ना इसका जो नतीजा है ये कितना दर्दनाक होने वाला है, आज तुम ये भी देखोगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखते साथ ही दोनों के दोनों ये ट्रू मास्टर थे ना ये लोग दुम दबा के भागने लगते और एक दूसरे से कह रहे होते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन यार ह्यूज एक्स क्रिएटर उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। जब वो लोग यहाँ से भाग रहे थे ना तो उन्हें देखते साथ ही वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पे उनमें से एक मास्टर जो कि आगे आता है, आते साथ ही बैरियर्स को ह्यूज एक्स क्रिएटर के लिए सेट करना शुरू कर देता है। लेकिन ह्यूज एक्स क्रिएटर उन्हें भागता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब यहाँ पर वो सीधा उन बैरियर को देखते साथ ही अपनी तरफ से अटैक करते हैं, और यहाँ पे अपने उस कुल्हाड़ी को चला के मारते हैं, जिससे एक और स्पेस लॉस को चीरते हुए एक स्लैश अटैक सीधा इनकी ओर बढ़ चलता है। अब ह्यूज एक्स क्रिएटर की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए थे ना, जो कि बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स एंड स्टार्स थे, यहाँ पर वो उन सभी को एक स्लैश अटैक से निपटा के रख देता है। चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लगते हैं, और यहाँ फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर करते करते रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं
है ना वो उन सभी को निपटा के रख देता है। इस दौरान ये दोनों यहाँ से दुम दबा के भाग रहे थे, लेकिन ह्यूज एक्स क्रिएटर भी कम नहीं थे, वो तो इनका पीछा करते हुए बहुत करीब आ चुके थे। और जैसे ही उनकी नजर के सामने इनका पैलेस आता है तो वो देख कर कहने लगते हैं कि क्या हुआ, दम नहीं है अगर सामना करने का तो फिर चुनौती देते क्यों हो। अब देखो कैसे यहाँ पर मुंह छुपा के अपने पैलेस के अंदर बैठ गए हो। हाँ ठीक है फिर, अब जबकि तुम्हें यहाँ पे छुप के बैठना है तो अब मैं तुम्हारे पैलेस के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों को यहाँ पे सील कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपने उस आर्टिफैक्ट को यानी कि अर्केना को यहाँ से गायब कर देता है और फिर भाई बहुत ही कूल वे में ऐसे अपने हाथ को हवा में फ्लोट कराते हुए सीधा उसकी तरफ वो बढ़ा देता है जहाँ पे इनका पैलेस फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से भाग रहा था। लेकिन धीरे धीरे इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई फोर्स जो है जो कि इन्हें चारों ओर से फील हो रही थी, इनकी स्पीड को स्लो कर रही थी। और तभी यहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर का वो बड़ा सा मैसिव सा हाथ और उसकी वो बड़ी बड़ी उंगलियां इनके इस पैलेस को चारों ओर से घेर चुकी थी, विच मीन्स कि यार जिस स्पेस में ये लोग इस वक्त फ्लोट कर रहे थे उसके नीचे इनका हाथ मौजूद था और ये अपनी मुट्ठी को क्लोज कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली आखिर ह्यूज एक्स क्रिएटर ने अपनी साइज को कितना ज्यादा एक्सपेंड किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अंदर देख कर ना डर के मारे कांप रहे थे और धीरे धीरे इनका ये जो पैलेस है ना ये रेत के कंकड़ जैसा लग रहा था और इसके मुट्ठी के बीच में ये फंस चुका था। और तभी ह्यूज एक्स क्रिएटर का मैसिव सफ चेहरा हमें दिखाया जाता है और जब वो अपने फिंगर को क्लोज कर रहा था तो उसके हर एक फिंगर को ना ऐसे दिखाया गया था जैसे कि वो जायंट से एक्स का कोई फैंटम हो और सब कुछ तेजी से उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। ये देखकर वो समझ आते कि नहीं अब हम नहीं बच सकते, तो वो इमीडिएटली डिसाइड करते हम में से एक को तो यहाँ से निकलना होगा। अब तभी यहाँ पे जो सिक्स्थ मास्टर थे वो यहाँ उसे अपने जो पॉकेट वर्ल्ड है ना उसके अंदर ले लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो उसे डिसअपीयर करता है कहने लगता है ह्यूज एक्स तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो, इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन ह्यूज एक्स क्रिएटर भाई उसकी तरफ ऐसे ना बिल्कुल घूर रहे थे कि तू एक लफ्ज बोल मैं तुझे अभी मिटा दूंगा। अब तभी वो आगे कहता है कि भले ही मैं तुम्हारे मैच का ना हूँ लेकिन फिर भी अगर तुम हमें ज्यादा पुश करोगे ना तो फिर हमारा रेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुम तो खुद की जान बचा लोगे लेकिन जरा अपने रेस के लोगों के बारे में सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता तो मैं तुमसे लड़ने से कतराऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान को क्या होगा। अब यहाँ पे जब वो ये बात कहता है ना ह्यूज एक्स क्रिएटर हंसता है और कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द वो जो 3 पिनाकल पैलेस टाइप के जो ट्रू ट्रेजर्स हैं उसे सौंप दो, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी डिवाइन आई रेस और जो मेरी ह्यूमैनिटी है इनके बीच का जो भी ग्रज है, जो भी हमारे बीच की लड़ाई झगड़ा, जो भी द्वंद है, सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। मैं ऐसा प्रचंड करूंगा कि जैसे हम कभी मिले ही नहीं, जो कुछ भी था वो आज के आज सेटल हो जाएगा। नहीं तो मेरी ये जो एक्स स्किल्स हैं ये तुम्हें फिर नहीं छोड़ने वाली। सोच लो तुम्हें क्या करना है। वैसे भी मेरा ये जो कुल्हाड़ा है ना ये अभी भी सूटेबल ओपोनेंट की तलाश कर रहा है, तो अगर चाहते हो तो तुम वो बन सकते हो। तुम्हारे जरिए से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इन स्किल्स में कौन से फ्लॉज है, जिसके बाद मैं उन्हें इम्प्रूव करके पहले से और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। यहाँ पे जो ग्रीन आई था ना वो समझ चुका है कि भाई मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यार हेजिटेट तो वो करता है क्योंकि इतने टॉप ग्रेड के ट्रेजर्स को वो कैसे दे सकता है। तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए इसकी तरफ देखता है, कहने लगता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरा डिवाइन आई रेस तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है इसीलिए मैं बस तुम्हारी बात मान रहा हूँ। वही से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना, बंदा लिटरली एक सेकंड भी नहीं रुकता, इमीडिएटली वो जो 3 ट्रेजर्स थे उसकी तरफ थ्रो करते हुए उल्टे पैर यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि भाई ज्यादा देर तक मैं अपने गुस्से को होल्ड नहीं कर पाऊंगा। अब उसके जाते साथ ही ह्यूज एक्स क्रिएटर इन 3 ट्रेजर्स को देख रहा था, उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि यार सौदा उतना भी बुरा नहीं था। जिसके बाद वो उन तीनों को अपने पास रख लेता है, स्माइल करते हुए इमीडिएटली ब्रिलियंट गोल्डन और जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने आते साथ ही कहने लगते हैं कि रही बात मेरी करंट स्ट्रेंथ की, तो ब्रिलियंट गोल्डन और सिटिंग माउंटेन गेस्ट उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इसे सीक्रेट रखोगे और किसी तीसरे इंसान को पता चलने नहीं दोगे। जिसपे मास्टर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमें भला इससे क्या करना। जिसपे जो ब्रिलियंट गोल्डन बॉडी है वो भी कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यार मानना पड़ेगा डिवाइन आई रेस ने इस बार बहुत ही घाटे का सौदा किया है। इतना मैसिव लॉस का सामना शायद उन्होंने सदियों पहले भी नहीं किया होगा और जितना उन्हें नुकसान होगा उतना ही ज्यादा वो फोर्सफुली तुम्हारे तरफ पलट के जरूर आएंगे। इस मैटर को वो लोग इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे मास्टर ह्यूज एक्स क्रिएटर को तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, वो यहाँ पर उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए पलट जाता है, कहने लगता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो। जिसके बाद वो इमीडिएटली यहाँ से स्माइल करते हुए चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लियो फेंग के जो वो ट्रेजर थे उनकी भी तलाश थी। अब इन्हें क्या पता कि लियो फेंग जिंदा है। अब यहाँ पे वो जैसे ही चले जाते हैं ना तो यहाँ पे मास्टर भी अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और वो भी काफी दूर निकल चुके थे और इस दौरान ये वापस से कुछ सोच में पड़ जाते हैं। साथ में लियो फेंग की तरफ जैसे उनकी नजर जाती है तो वो थोड़ा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। अब यहाँ लियो फेंग जो कि यहाँ ब्लड क्लाउड पैलेस के अंदर मौजूद था वो मास्टर की तरफ देखता है। अब लियो फेंग यहाँ पे बताने लगता है कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो ट्रू गॉड्स है ना उन्हें हमेशा ओरिजिन विल के द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स ओशन के अंदर सब कुछ अलग है। ये जगह बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ के लॉज हर एक चीज डिफरेंट है। और अभी जो प्रीवियस बैटल को जिसने मुझे पूरी तरीके से हैरानी में डाल दिया है उसे देखकर मुझे एहसास हुआ, मैंने उस बैटल को देखकर ये विटनेस किया कि आखिर एक अनरिस्ट्रिक्टेड जो ट्रू गॉड है उसकी पावर क्या होती है। आज
मुझे पता चला कि मैं अभी तक इनसे कितना ज्यादा पीछे हूँ और मुझे कितना लंबा सफर तय करना है। अब यहाँ पे लो फेंग वापस इस चीज को याद करता है। इस थोड़ी देर चली बैटल ने ना लो फेंग के पूरे माइंडसेट को ही चेंज करके रख दिया। वो हैरानी में था, अभी भी प्रोसेस कर रहा था हर एक चीज को कि यार कितना पावर लेवल का गैप है उनके और इसके बीच में। लो फेंग तभी बताता है कि सच में मास्टर मैं बहुत पीछे हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं कितना कितना ज्यादा कमजोर हूँ। अब दोनों ताकतों के बीच में लो फेंग खुद को फ्रेम करने की कोशिश करता है, देख रहा था कि इस पूरे पिक्चर में वो कहाँ सेट होता है। अब तभी यहाँ पे उसकी बातें सुनते साथ ही मास्टर उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा सवाल सुन के अच्छा लगा, लेकिन एक ट्रू गॉड बनने से पहले तुम इस ओरिजिनल यूनिवर्स के ना एक मामूली से बच्चे हो जिसने कि अभी तक एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तुम अभी तक पूरी तरीके से इस दुनिया से रूबरू नहीं हुए। इसी के चलते जो इसका ओरिजिन विल है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तो खुद पे इतना ज्यादा बोझ मत डालो। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिन विल तुम्हें अब तक प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है ना, जिस दिन तुम एक ट्रू गॉड बन जाओगे तो तुम्हारा जो मिनिएचर यूनिवर्स है ना वो ओरिजिनल यूनिवर्स से डिटैच हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें सर्वाइव करने के लिए हर दिन जंग लड़नी होगी। यहाँ की फोर्स तो तुम्हें लगातार सप्रेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हें यूनिवर्स ओशन के अंदर सर्वाइव करना है तो अपने दम पर टिके रहना होगा। और अब तुम समझ पा रहे हो कि जो तुम्हारे ह्यूमैनिटी के एंसेस्टर है युआन, वो सच में बहुत बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है, तभी तो वो ऐसा सोच सकता है। अब ये कहते हुए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे लो फेंग अपने मास्टर की जब ये बात सुनता है ना, जो कि बहुत गौर से सुन रहा था, जैसे ही वो रुक जाते हैं तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि फिर क्या। यहाँ पे उसकी ये बात सुनते साथ ही जो मास्टर थे ना वो चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि रहने दो, अभी सही वक्त नहीं आया है, तुम अभी इतने ज्यादा करीब भी नहीं पहुंचे हो कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। जिस दिन सही वक्त आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे वो अपने हाथ को आगे करते हैं और जिसके बाद वो उसे बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए तुम इस पे फोकस करो, तुम्हारा ये जो क्रेजी डीमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर है ये पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, जरा ट्राई करो और बताओ आखिर तुम्हें ये कैसा लग रहा है। अब ये कहते हुए वो उसके पीसेस बाय पीसेस उसे देने लगते हैं। यहाँ पे लो फेंग जैसे ये सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि सच में अगर मास्टर कह रहे हैं कि सही वक्त नहीं है तो शायद मेरा ना जानना ही ठीक है। और वैसे भी यार अभी अभी वो मुझे इतने बड़े खतरे से बचा के लाया, मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ। तभी वो उनका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि मैं इस आर्मर को ट्राई करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तभी लो फेंग अपने सूट को हटा देता है और जिसके बाद वो यहाँ पर इस आर्मर को फॉर द फर्स्ट टाइम पहनने के लिए रेडी हो चुका था। अब तभी यहाँ पे उसकी बॉडी हवा में फ्लोट कर दी है और यहाँ पे जो गॉडली आर्मर की जो पीसेस बाय पीसेस है ना वो उसके आसपास फ्लोट कर रहे थे, जिसके बाद एक एक करके उसकी बॉडी के साथ ये जुड़ने लगते हैं। और यहाँ पे पहले उसके हाथ में वो आर्मर चढ़ जाता है और धीरे धीरे करके बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी ये चढ़ने लगता है और फिर उसके विंग से लेकर उसके पूरे के पूरे बॉडी पर ये आर्मर चढ़ चुका था और सच में कमाल का लग रहा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो ये नॉर्मली सूट पहनता है ये ज्यादा बेहतर लग रहा था। अब यहाँ लो फेंग इसे पहनते साथ ही समझ चुका था कि यार कितना पावरफुल ये आर्मर है। अब यहाँ पे लो फेंग जैसे इस आर्मर को पहनता है तो मास्टर भी उसे देख रहा था। सच में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर ये सूट शायद इतना अच्छा लगेगा। जिसके बाद लो फेंग के मन में अभी भी वही सवाल गूंज रहा था और वो मास्टर होने के नाते अच्छे से जानते हैं कि भाई उसका डिसाइपल इस वक्त क्या सोच रहा होगा, तो उससे कहने लगते हैं कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इस यूनिवर्स ओशन में भी तुम नए हो, तुम्हें काफी सारी चीजों को जानना है, डिस्कवर करना है, तो फिलहाल के लिए तुम अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करो। और रही बात उन सीक्रेट इनग्रेविंग्स की जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, वो असल में एक हाई लेवल के सीक्रेट आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार टावर पे। और अगर एक बार तुमने इसे मास्टर कर लिया ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके साथ जब तुम एक यूनिवर्स मास्टर बन जाओगे ना तो तुम इसके जरिए से इसके पावर की मदद से एक ट्रू गॉड तक को भी टक्कर दे पाओगे। ऐसा ट्रू गॉड जिसके पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स ना हो। ये सुनकर तो इवन की लो फेंग खुद भी हैरान था। तभी वो अपना मास्क हटाता और मास्टर की तरफ ना सरप्राइजिंग वे में देख रहा था। तभी मास्टर उसे ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लो फेंग को वो यहाँ से काफी दूर भी ले जाते हैं। मास्टर और डिसाइपल ये दोनों सफर जो कर रहे थे ना दोनों एक दूसरे के साथ, लो फेंग काफी सारी चीजें उनसे सीखता है। अब यहाँ पे ये लोग काफी दूर तक निकल चुके थे और इस दौरान इनके बीच काफी बातचीत भी होती है। लेकिन लो फेंग को यही रियलाइज होता है कि जो उसके मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट है ना वो इस वक्त लो फेंग और उसका जो कनेक्शन है, जो इनके बीच रिलेशनशिप है ना मास्टर और डिसाइपल का, इसे अभी पब्लिक नहीं करना चाहते थे। तो लो फेंग समझ चुका था कि अगर वो आगे चलकर इन सुवो विंग्स का यूज करेगा ना तो ऐसे तो बार बार लोग उसकी तरफ आते रहेंगे और फिर उसके मास्टर को उसे बचाने के लिए आना पड़ेगा, व्हिच मींस ज्यादातर चांसेस बढ़ जाएंगे कि इनके बीच का जो कनेक्शन है वो रिवील हो जाए। इसी के चलते लो फेंग अब से डिसाइड करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और कहने लगता है कि आज से मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जो मेरी मेन कॉम्बैट ओरिजिनल बॉडी है वो उसी अबिस में जा गिरी है और जो ट्रू ट्रेजर्स हैं सारे के सारे उसी अबिस और वहाँ के इलाकों में गुम हो चुके हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी बार वो इस आर्मर का यूज करते हुए ना काफी सारे लोगों को निपटा चुका था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आने वाले कुछ सेंचुरीज तक मैं यहाँ पे खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लूंगा। मीनवाइल मास्टर ने जो मुझे सलाह दी है मैं उस दौरान इस पे काम करूंगा और वो जो सीक्रेट इनग्रेविंग्स है उन्हें कॉम्प्रहेंड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और बस इसी सीन के साथ लो फेंग अपने काम में लग चुका था और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट गाइस इसके सेकंड
हाफ में काफी ज्यादा डिटेलिंग है और जो कि तुम्हें देखने में बहुत मजा आएगा। और इसके लिए इस बार की वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है और जिसका नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो भाई पूरा डिटेलिंग से भरा हुआ है। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या धमाकेदार फाइट देखी है, लेकिन नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो में तुम्हें और ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।